सेकंड की हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो निकाय आपस में संपर्कित है, तो उस कंडीशन में जो उनके साम्यावस्था के लिए जो प्रतिबंध होगा, वो साम्यावस्था के लिए जो हमने प्रतिबंध देखा था उसमें हमने जाना था कि दो निकाय जो है साम्यावस्था की स्थिति में होंगे। तो दोनों निकाय साम्यावस्था की स्थिति में तब होंगे जब उन दोनों निकायों के बीटा प्राचल एक दूसरे के बराबर हों। बीटा प्राचल के अलावा जो है उनके टेम्परेचर है, उनके जो ताप है वो बराबर हों। इसके अलावा उनके जो दाब है वो माध्य दाब की हम यहाँ बात करते हैं, तो माध्य दाब उनके बराबर हों। तो ये उन दोनों निकाय जो कि आपस में संपर्कित हैं उनके लिए साम्यावस्था प्रतिबंध कहलाता था। अब आज हम यहाँ बात करेंगे अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम की। तो हम इसके लिए जानते हैं कि जब कोई जो ऊष्मागतिक निकाय किसी दूसरे निकाय से अन्योन्य क्रिया करता है तो उस स्थिति में वह एक साम्यावस्था से अनंत सूक्ष्मतः दूसरी साम्यावस्था में आ जाता है, और उस दूसरी साम्यावस्था में आ जाने की स्थिति है तो ऐसे प्रक्रमों को हम अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। यानी कि हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो जो कोई ऊष्मागतिक निकाय है वह दूसरे निकाय के साथ जो है अन्योन्य क्रिया करता है, और अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप एक साम्यावस्था से वह किसी अनंत सूक्ष्मता दूसरी साम्यावस्था में जाता है। तो ऐसे ही प्रक्रमों को हम कहते हैं अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें देखते हैं, हम मान करके चलते हैं कि माना कि एक ऊष्मागतिक निकाय ए की अभिगम्य जो अवस्थाएं हैं, जो एक ऊष्मागतिक हमारे पास निकाय है ए ऊष्मागतिक निकाय की अभिगम्य अवस्था ओमेगा है। हम एक जो निकाय है उसकी अभिगम्य अवस्था को ओमेगा से लेकर के चल रहे हैं, और उसकी जो माध्य ऊर्जा है, जो माध्य ऊर्जा इसकी रहेगी, माध्य ऊर्जा वो है E बार के रूप में। और यहां हम जो बाह्य प्राचल लेकर के चल रहे हैं तो वह बाह्य प्राचल जो है x अल्फा है। बाह्य प्राचल क्या है यहाँ पर? x अल्फा है। तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मागतिक निकाय है उस ऊष्मागतिक निकाय की जो अभिगम्य अवस्थाएं होती है, वह अभिगम्य अवस्थाएं उस ऊष्मागतिक निकाय की जो अभिगम्य अवस्था है, वह अभिगम्य अवस्था उस निकाय की माध्य ऊर्जा और बाह्य प्राचल x अल्फा पर बाह्य प्राचलों का फलन होती है या बाह्य प्राचलों पर निर्भर करती है, ऐसा हम जान चुके हैं। यानी कि यहाँ जो ओमेगा है वह माध्य ऊर्जा E बार और x अल्फा का सीधा सीधा क्या होगा? फंक्शन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ E बार एंड x अल्फा। इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि जो बाह्य प्राचल और जो माध्य ऊर्जा है उसका फलन होगा अभिगम्य अवस्था। यानी कि अभिगम्य अवस्था माध्य ऊर्जा और बाह्य प्राचलों का फंक्शन होगी, उन पर डिपेंड करेगी। इसका लॉगरिथमिक लेते हैं तो लॉग लेने पर log of omega
ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ओमेगा ई बार एक्स अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होती है इक्वेशन 1 के रूप में। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑन डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ के पदों को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा ई बार एक्स अल्फा, इस तरह से। अब यहां हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट होगी डी लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले ई बार के रूप में के रेस्पेक्ट में डेल बाय डेल ई बार लॉग ऑफ ओमेगा ई बार एक्स अल्फा प्लस डेल बाई डेल एक्स अल्फा लॉग ऑफ ओमेगा ई बार एक्स अल्फा के रूप में हम यहाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। इज इक्वल टू डेल बाई डेल ई बार log of ओमेगा ई बार एक्स अल्फा प्लस डेल अपॉन डेल ई बार। हम जो सेकेंड टर्म है इसको डेल बाई डेल ई बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल बाई डेल ई बार log of ओमेगा ई बार एक्स अल्फा डेल ई बार बाई डेल एक्स अल्फा। और यहां हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहां करेक्शन इस तरह से होगा, यहां डी ई बार हम लिखना भूल गए, यहां पर भी डी एक्स अल्फा, इस तरह से यहां हम थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। डी ई बार डी एक्स अल्फा, इस तरह से हमारे को ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाती है। ये इक्वेशन फाइंड आउट होने के बाद चूंकि हम जानते हैं, हमने पिछले डेरिवेशन में भी यहाँ जो है बीटा प्राचल माना था, तो ये आपके जो पद है ये बीटा प्राचल है। इसी तरह जो डेल ई बार बाई डेल एक्स अल्फा है, इस डेल ई बार बाई डेल एक्स अल्फा डी एक्स अल्फा को हम जो है कार्य के द्वारा विस्थापित करेंगे, कार्य से विस्थापित कर देंगे इसको। ये कार्य का प्रदर्शित करती है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। डी log of ओमेगा इज इक्वल टू बीटा प्लस, देखिए बीटा और जो अभी मैंने कहा था आपसे ये आ जाएगा, ये पूरा पद आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, बीटा को। इसी तरह ये पूरा पद बीटा और ये जो पूरा पद है ये आपके माइनस डी डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस तरह से हम इसको, और चूंकि वर्ग जो है आंशिक है तो डेल्टा डब्ल्यू से इसको रिप्लेस करेंगे, तो बीटा डी ई बार माइनस बीटा डेल्टा डब्ल्यू, इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहां से दोनों पदों में से हमारे पास जो है बीटा को
कॉमन ले लेते हैं, बीटा कॉमन आएगा यहाँ पर, तो d log ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू बीटा डी बार माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इस तरह से। तो और चूंकि बीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/kt होता है, इसलिए d log ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/kt डी बार माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये इक्वेशन हमारे को फाइंड आउट होगी। इस इक्वेशन के फाइंड आउट होने के बाद हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे वो आप देखिए। यहां से मैं इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट k को इस तरफ लेता हूं, तो d k log ऑफ ओमेगा, आप लोगों को पता क्या हुआ कि ये पद क्या है, अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ये के log ऑफ ओमेगा क्या है। वैसे अभी कुछ टाइम बाद में बता दूंगा। डी बार माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी, ये इक्वेशन हमें यहां फाइंड आउट होती है। इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए, जो एंट्रोपी का पद होता है, हमने पिछले डेरिवेशंस में हमें देखा था कि जो एंट्रोपी का पद है वो एंट्रोपी S इज इक्वल टू के log ऑफ ओमेगा के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है, और ये पद एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये पद किसको रिप्रेजेंट करता है? एंट्रोपी S को। सो we know that जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ सीखा है उसका यूज करेंगे। dq इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू के रूप में, तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ इस फर्स्ट लॉ का हम उपयोग करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे पद को dq से रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए और s इज इक्वल टू के log ऑफ ओमेगा, इसलिए ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, ये आपको फाइंड आउट होती है इक्वेशन एंट्रोपी के पदों के रूप में, जो कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाती है। यह इक्वेशन, यह समीकरण ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाती है। तो ये जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुई, यह इक्वेशन ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाती है, ऐसा हम जानते हैं। यह जो समीकरण है अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रमों के लिए वैध होती है। यह जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, जो अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम होते हैं उनके लिए वैध समीकरण मानी जाती है। तो इसके बाद हम इसमें अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में हम देखते हैं कि यदि dq बराबर 0 है, यदि q इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा q इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इस स्थिति में यहां इस एंट्रोपी वाली इस इक्वेशन को लें तो
ds इज इक्वल टू 0/t, ये हमें फाइंड आउट होता है। और इस स्थिति में ds इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा 0। तो जब ds इज इक्वल टू 0 होगा तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है, यहाँ से हम ds इज इक्वल टू को सीधा सीधा 0 कर दें। और चूंकि जो हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी बार माइनस डेल्टा डब्ल्यू के रूप में। तो यहाँ पर भी डेल्टा क्यू को 0 करें तो 0 इज इक्वल टू डी बार माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डी बार इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जो इस इक्वेशन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता है। इस सिचुएशन में एंट्रोपी के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो माध्य ऊर्जा है वह माध्य ऊर्जा सीधी सीधी उस निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता और माध्य ऊर्जा का मान सीधा सीधा उस निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये सिचुएशन ये हमें बताती है। बात करते हैं केस सेकंड की, जहां केस सेकंड की बात करते हैं तो केस सेकंड के अंतर्गत हम जो कार्य ले रहे हैं, कार्य दाब और आयतन के पदों के रूप में लेंगे। यदि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टी डीवी के डीवी हो तो इस रूप में हो तो जो हमारे पास इक्वेशन है, चूंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी बार माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी बार प्लस टी डी बी। इस तरह से ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और चूंकि ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, तो यहां से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये हमें फाइंड आउट होता है। तो यहाँ से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस इस इक्वेशन में यहाँ हम पुट करेंगे, इसलिए टी डी एस इज इक्वल टू डी बार प्लस पी डी के रूप में हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। और ये इक्वेशन चूंकि यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है उसका भी यूज हो रहा है, जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का उसका भी यूज हो रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों का संयुक्त रूप कहते हैं। कि ये जो इक्वेशन है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स के हैं उन दोनों का संयुक्त रूप कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में हम देखते हैं, तो केस थर्ड की सिचुएशन में हम देखते हैं कि माना कि एक जो ऊष्मागतिक निकाय जो कि संतुलन की अवस्था में एंट्रोपी SA की सिचुएशन में है, एक ऊष्मागतिक जो निकाय है वो ऊष्मागतिक निकाय संतुलन की स्थिति में A पोजीशन पे SA एंट्रोपी की स्थिति में है। ये अनेक ऊष्मा भंडार है, बीच में अनेक ऊष्मा भंडारों से जो कि ऊष्मा ग्रहण करके अपनी अंतिम स्थिति B पोजीशन पर पहुंचता है। अनेक ऊष्मा जो भंडार है उनसे ऊष्मा ग्रहण करता हुआ ये कहाँ पहुंचता है, इसकी सिचुएशन अंतिम स्थिति B पर पहुंचता है, जिसके संगत जो एंट्रोपी है वो SB के रूप में है। इस B वाले अंतिम अवस्था के संगत जो एंट्रोपी है वो SB है। तथा ऊष्मा भंडारों के जो ताप है क्रम से T1, T2, T3 के रूप में है और इन ऊष्मा भंडारों के संगत जो एंट्रोपी के मान है वो S1, S2, S3 के रूप में है। माना कि जो निकाय है प्रथम ऊष्मा भंडार से
यानी कि जो निकाय है वो फर्स्ट ऊष्मा भंडार से dQ1 ऊष्मा T1 टेम्परेचर पर ग्रहण करता है तथा संतुलन की स्थिति में आ जाता है। T1 ऊष्मा ग्रहण करके संतुलन की अवस्था में को फाइंड आउट कर लेता है कि वो स्टेबल कंडीशन में है तथा यह जो प्रक्रम है स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहलाता है। यहाँ से यह एक सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करता है और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करके स्टेबल हो जाता है। तो ये जो प्रक्रम है एक स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहलाता है। तो इस स्थिति में जो एंट्रोपी का मान होगा वो होगा ds = dQ/T के रूप में हम लेकर के चलते हैं। तो जो S A पोजीशन से S1 पोजीशन पे आया, इसलिए ऊष्मा भंडार पहले ऊष्मा भंडार से जो है ऊष्मा ग्रहण की, इसलिए जो एंट्रोपी परिवर्तन है S1 - SA वो एंट्रोपी परिवर्तन होगा ΔQ1/T1 के रूप में। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार वह मान करके चलते हैं कि द्वितीय जो ऊष्मा भंडार है उस द्वितीय ऊष्मा भंडार से भी वह dQ2 ऊष्मा जो है T2 टेम्परेचर पर ग्रहण करता है। अतः इस स्थिति में जो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन है वो होगा S2 - S1। S1 से S2 पे चला गया वो प्रक्रम, तो S2 - S1 = डेल्टा जो ऊष्मा परिवर्तन ΔQ2/T2। ये दूसरी सिचुएशन की बात की। इसी तरह जो है ये प्रक्रम चलता रहता है, अंतिम अवस्था B पर पहुंच जाता है। तो B पर जब ये पहुंच जाएगा तो उसके बीच में जो होने वाले परिवर्तन है इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि S3 - S2 = ΔQ3/T3 इक्वेशन नंबर 3। और ये प्रक्रम इस तरह से चलता जाएगा। तो SB - SA अगर हम अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था की स्थिति की बात करें तो SB - SA सभी प्रक्रमों को ऐड कर देंगे। इस तरह से सभी प्रक्रम यहाँ ऐड हो जाएंगे और SB - SA = A to B ΔQ/T के रूप में यहाँ हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होती है। इस इक्वेशन को लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आती है। यदि ऊष्मा भंडारों की जो संख्या है वह अनंत ले ली जाए, अनंत है, तो उस स्थिति में जो प्रक्रम है वह अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहलाता है। यहाँ हम लिमिटेड ले रहे हैं, लेकिन हम लेकर के चले कि यहाँ जो अनंत जो सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम है उनकी संख्या अनंत है, तो ऊष्मा भंडार की संख्या भी उसी के अकॉर्डिंग जो है इंफिनिटी होगी, अनंत होगी। तो इस स्थिति का जो प्रक्रम है वो कहलाता है अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम। यदि ऊष्मा भंडार की संख्या अनंत है तो इस स्थिति में इस कंडीशन को जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका जो हमने योग लिया है, समेशन लिया है, इसको हम समाकलन में कन्वर्ट कर देते हैं और समाकलन में कन्वर्ट करने पर लिमिट हम यहाँ एक लिमिट लगाते हैं कि ΔQ टेंड्स टू, जो ΔQ का मान है वह टेंड करता है 0 पर, समेशन A to B ΔQ/T। और इसको हम समाकलन में अब चेंज कर दें तो A to B ΔQ/T के रूप में ये हम इसको चेंज कर सकते हैं।
इस प्रकार स्पष्ट है कि एंट्रोपी में परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। जो एंट्रोपी में होने वाला जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल कंडीशन ए और लास्ट कंडीशन बी दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन है वह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है, न कि स्थैतिक कल्प प्रक्रम की विभिन्न अवस्थाओं पर। जो अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम है उसकी जो मध्यवर्ती जो अवस्थाएं हैं उन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो केवल फर्स्ट एंड लास्ट दोनों सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए।